Good morning everyone. Welcome to Science Bubble. Today we are going to discuss the chapter first of class 11. आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं। गाइज इस वीडियो को प्लीज पूरा कंप्लीट देखना और इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो वो थोड़ा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है कि केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आई है और कैसे इस केमिस्ट्री का क्या है कि डिस्कवरी हुई है, कैसे इसमें जो न्यू एलिमेंट्स है वो डिस्कवर हुए हैं। तो कुछ न्यू एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के बारे में क्या कि कहाँ से हमें नॉलेज मिली, एंशिएंट पीपल्स को केमिस्ट्री की कैसे नॉलेज थी। ठीक है, तो बेसिक रीजन क्या था, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द न्यू डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स। तो एक बेसिक रीजन क्या था, जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो उनके पीछे एक बेसिक रीजन क्या था, तो वो सारी बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज कंप्लीट पूरा देखना, ठीक है, और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आज का जो ये टॉपिक रहेगा वो है क्लास 11th और इसका जो चैप्टर का नेम है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। सो व्हाट इज क्या कि आज हम इसमें वीडियो में क्या पढ़ेंगे, देखो केमिस्ट्री क्या की हिस्ट्री, उसके बाद डिस्कवर, उसके बाद ओल्ड टेक्निक्स। देखो जो केमिस्ट्री है, पहले जो केमिस्ट्री थी वो जितनी भी थी वो हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती थी। सो बेसिकली हाइपोथेसिस होता क्या है, देखो हाइपोथेसिस क्या है कि कोई भी एक कमेंट होता है जो कि एक कमेंट कर दी जाती है किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल वे में, या फिर किसी इंसान ने कोई क्या कि कमेंट्स कर दिया, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वे नहीं है, लेकिन क्या है कि हो सकता है वो बात वहां पे ठीक हो। ठीक है, जो कंसेप्चुअल वे से वो बात बिल्कुल ठीक जाती थी वहां पे। तो पहले जो केमिस्ट्री है, ठीक है, वो हाइपोथेसिस पे ही डिपेंड करती है। हाइपोथेसिस से फॉर्मूला बनाया जाता है, उस फॉर्मूले से कैलकुलेशन की जाती है और कैलकुलेशन को फिर एग्जैक्ट उस हाइपोथेसिस पे अप्लाई किया जाता है कि वेदर वो चीज ठीक है या नहीं है। राइट राइट, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस दोबारा से चेक किया जाता है कि वेदर वो जो हमने कैलकुलेशन किए वो ठीक है नहीं है। ठीक है, देखो सो बेसिकली जो आज हम यहाँ पे बात करेंगे वो सबसे पहले एक फिलोसफर स्टोन के बारे में बात करेंगे कि फिलोसफर स्टोन था क्या एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कमेंट वन थिंग अबाउट द केमिस्ट्री इज दैट केमिस्ट्री इज ए मिस्ट्री। ठीक है, कि जो केमिस्ट्री है वो एक मिस्ट्री है। ओके, कि जो केमिस्ट्री है वो एक रहस्य है। यानी कि रहस्य कैसे, समटाइम केमिस्ट्री इज द सॉल्यूशन, केमिस्ट्री एक सॉल्यूशन होता है ऑल प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग वर्ल्ड। इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने क्वेश्चंस उठते हैं, जो मिस्ट्री रहस्य वाले क्वेश्चन है, उन सब का आंसर कई बार क्या होता है कि केमिस्ट्री ही होती है। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन का रीजन होता है उसके पीछे, बट समटाइम्स केमिस्ट्री बिहाइंड द प्रॉब्लम इटसेल्फ ए मिस्ट्री। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे का जो रहस्य है वो खुद एक केमिस्ट्री क्या है कि सोल्व नहीं कर पाती, केमिस्ट्री जस्ट एक प्रॉब्लम हो की तरह बन जाती है वहां पे। ऑल्सो केमिस्ट्री एक मैजिकल सब्जेक्ट है ना, यू नो दैट केमिस्ट्री इज ए मैजिकल सब्जेक्ट, इज नॉट इट। in chemistry, when we simply mix two or more chemicals, they simply converted into new chemicals with a new property। जब आपने क्या किया, एक या दो से ज्यादा केमिकल्स को आपने मिक्स आउट किया तो एक नया केमिकल फॉर्म हो जाता है, और जो नया केमिकल होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिहाइंड जो पहले स्टार्टिंग वन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो केमिस्ट्री है ना एक मैजिक। तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस स्टेटमेंट ऑफ मैजिकल केमिस्ट्री। यू मस्ट हियर अबाउट हैरी पॉटर स्टोरी, आपने हैरी पॉटर की मूवी तो जरूर देखी होगी। इन दैट मूवी व्हाई हैरी पॉटर इज सो पोजेस्ड अबाउट द फिलोसफर स्टोन, तो उस मूवी में एक फिलोसफर स्टोन होता है, तो हैरी उस फिलोसफर स्टोन के लिए इतना पॉजिटिव क्यों होता है, व्हाई ही वांट दैट फिलोसफर स्टोन। द सेंटर ऑफ द होल मूवी इज दैट फिलोसफर स्टोन, जो सेंटर पूरी मूवी का जो केंद्र होता है वो फिलोसफर स्टोन ही होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज सो स्पेशल इन दैट स्टोन, तो उस स्टोन में ऐसा स्पेशल क्या था। सो बेसिकली
बेसिकली वर्क क्या था इसमें, देखो रीजंस थे, कुछ न्यू एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी था एंड न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवर होने का जो रीजन था वो इसी फिलोसफर स्टोन में था। वेल दिस पार्टिकुलर स्टोन वाज कॉल्ड फिलोसफर स्टोन। ये जो फिलोसफर स्टोन था अभी जो आपने मूवी में देखा है, मूवी के एक सीन में, तो ये वही है, राइट। एंशियंट पीपल वांट दिस सो दे डिसाइडेड टू फाइंड आउट इट। जो एंशियंट पीपल्स थे वो इसको चाहते थे, ठीक है। वो क्यों चाहते थे? क्योंकि ये इसमें क्या कि कुछ ऐसी पावर्स थी, इसमें क्या कि कुछ ऐसी पावर्स थी, देखो। वेल दिस पार्टिकल स्टोन वाज कॉल्ड फिलोसफर स्टोन एंड वो एवर पोजेस दैट स्टोन, जो भी इस स्टोन को पा लेता था कैन बिकम इमोर्टल। कहते हैं कि जो इस स्टोन को पा लेगा तो वो इमोर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। एंड ऑल्सो दिस स्टोन हैज द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट एनी मेटल इनटू गोल्ड, है ना, राइट। तो देखो किसी भी मेटल को ये गोल्ड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था फिलोसफर स्टोन, जिसको आप पारस भी बोलते हैं, पारस पत्थर, ठीक है। तो किसी भी मेटल को वो गोल्ड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था, विच इज वेरी प्रीशियस, जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। सो डेफिनेटली फिलोसफर स्टोन वाज समथिंग दैट एवरीबॉडी वांट टू इट एन एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में सभी उसको चाहते थे, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या है, मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी चीज वो क्या है, उसको पाने से इमोर्टिलिटी, अमरता आ जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली एवरीवन वांट इट, बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या मेन क्वेश्चन ये था, क्या क्या सच में जो फिलोसफर स्टोन की टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आज तक एक मिस्ट्री ही है कि एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्टेंस है वो है भी या नहीं philosopher's stone का। So but the existence of this stone is still a mystery and when they do not find out it they try to make it। और जब एंशियंट पीपल्स ने इसको क्या कि डिस्कवर फाइंड आउट करने की कोशिश की तो नहीं मिला, अब उन्होंने क्या किया, इसको बनाने के लिए सोचा। एंड एक्सीडेंटली इन सर्च ऑफ दिस स्टोन दे डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स एंड मैनी केमिकल टेक्निक्स। और उसको बनाने के लिए या फिर उसको बनाते टाइम देखो फिलोसफर स्टोन तो नहीं बन पाया, लेकिन बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी हो गई और मैनी केमिकल टेक्निक्स के बारे में हमें पता चला। उस केमिकल टेक्निक्स में जो कुछ मेन कॉमन्स थे वो थे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन आर द सम एग्जांपल्स। और ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनका यूज हम आज भी डेली लाइफ में कर रहे हैं और ये टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इन टेक्निक्स में आज भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। These are the some techniques that's used by the ancient peoples for the discovery of the philosopher's stones। ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हैनिंग ब्रांड का। हैनिंग ब्रांड ने एक्सपेरिमेंट किया था, हैनिंग ब्रांड भी था जो फिलोसफर स्टोन की डिस्कवरी करना चाहता था। द अल्केमिस्ट इन सर्च ऑफ द फिलोसफर स्टोन, उसने क्या किया था, हैनिंग ब्रांड डिस्कवरिंग फिलोसफरस। हैनिंग ब्रांड फर्स्ट ट्राई टू बॉयल सम यूरिन इन ए वैट। तो हैनिंग ब्रांड ने क्या किया, आप कुछ यूरिन को उसने क्या की बॉयल करने की कोशिश की अंटिल इट वाज थिक। कब तक बॉयल करने की कोशिश की, जब तक वो थिक सिरप लाइक सब्सटेंस नहीं बन गया। दिस सब्सटेंस वाज ग्लोइंग रेड हॉट, वो चमक रहा था रेड हॉट की तरह। एंड आफ्टर दैट कुछ देर के बाद द सब्सटेंस हार्ड हो गया था एंड कूल, ठंडा होने के बाद एंड टर्न ब्लैक, और उसके बाद वो ब्लैक कलर में कंपाउंड चेंज हो गया और उसी कंपाउंड को नाम दिया गया फॉस्फोरस, जो कि कहां से था, देखो फिलोसफर स्टोन। फिलोसफर स्टोन की खोज करते हुए क्या बना, फॉस्फोरस बना। लेकिन हैनिंग ब्रांड का ये एक्सपेरिमेंट या फिर हैनिंग ब्रांड के द्वारा ये एलिमेंट डिस्कवर किया गया था, क्या ये फर्स्ट एलिमेंट था? हाँ देखो, अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें कि ये ऐसा फर्स्ट एलिमेंट था जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री यानी कि रिकॉर्ड, जिसका पेटेंट डिजाइन किया गया था कि हाँ दैट्स, कि जिसके नाम से पेटेंट बना था। देखो फॉस्फोरस की हिस्ट्री, फॉस्फोरस वाज डिस्कवर्ड बाय हैनिंग ब्रांड एट 1669, 1669 में उसने डिस्कवर किया था इन जर्मनी। ओरिजिन ऑफ नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉस्फोरस मीनिंग ब्रिंगर ऑफ लाइट, क्योंकि ये चमक रहा था, राइट, ये ग्लोइंग कर रहा था, ग्लो कर रहा था इन द डार्क, ग्लो इन द डार्क, तो इसे ब्रिंगर ऑफ लाइट, सो फॉस्फोरस, इससे इसका नाम मिला फॉस्फोरस।
ब्रांड केप्ट, लेकिन क्या कि जो ये थे हैनिंग ब्रांड थे, हैनिंग ने अपना इस आइडिया को एक सीक्रेट रखा था, ठीक है, किसी को नहीं बताया। तो फॉस्फोरस वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली इन 1680। उसके ही 11 साल के बाद 1680 में दोबारा से इसको डिस्कवर किया गया बाय एन इंग्लिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल। ये आपके रॉबर्ट बॉयल है, ये आपके है हैनिंग ब्रांड। सो डू यू नो फॉस्फोरस इज द फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री? क्या आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है फर्स्ट एलिमेंट था डिस्कवर्ड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री? तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो फर्स्ट एलिमेंट था, ओनली इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, नॉट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमन हिस्ट्री में भी वो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर था, ऐसा नहीं है, ह्यूमन हिस्ट्री में वो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर नहीं था। बिकॉज कॉपर वॉज ऑलरेडी फाउंड इन एंशियंट टाइम, क्योंकि एंशियंट टाइम में या हड़प्पा सोसाइटी में, ठीक है, या उससे भी पहले जो कॉपर से बने हुए वेसल्स थे, ठीक है, जो कॉपर से बने हुए वेसल्स वो हमें ऑलरेडी मिल चुके थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि फॉस्फोरस ही पहला एलिमेंट था जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में बना था। हाँ, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में फॉस्फोरस पहला एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में phosphorus was the first element, but copper was already found in the ancient time. So in human history it is believable that copper was the first element discovered in human history, but by whom is still a mystery. लेकिन किसने डिस्कवर किया वो भी एक मिस्ट्री ही है अभी तक। So this is all about the philosopher's stone. So now what is development of chemistry? So chemistry as we understand, chemistry जो आज हम पढ़ रहे हैं is today is not a very old discipline. Chemistry was not studied for its own sake. ठीक है, केमिस्ट्री को खुद की मतलब डिस्कवरी के लिए नहीं बनाया गया, मतलब क्या है कि इसको खुद के फायदे के लिए नहीं, बल्कि क्या कि हमने फिलोसफर स्टोन था तो उसको पाने के लिए केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई। Rather, it came up as a result of search of two interesting things, that is philosopher's stone, paras, which would convert all baser metals, example iron and copper, into the gold. Elixir of life, elixir of life which would grant immortality. People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. देखो जो मॉडर्न साइंस है वो अभी 19th या फिर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात है। जो मॉडर्न साइंस अभी हमारे पास है, जो यूरोपियन से आए हैं, बाहर से जो फॉरेनर साइंटिस्ट आए हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, तो वो 18वीं या 19वीं शताब्दी के बारे में बात है, तो मॉडर्न साइंस वही है। लेकिन उससे पहले जो एंशिएंट इंडिया था, ठीक है, एंशिएंट जो लोग थे यहाँ के, उनको बहुत सारी केमिकल टेक्निक्स के बारे में पता था। जैसे अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा या फिर एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ये जो डेल्टन थे, डेल्टन ने भी अपनी थ्योरी एंशिएंट टाइम से ही दी थी, राइट तो उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं की, दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन ए वेरियस वर्क्स ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 300 to 600 CE. मॉडर्न केमिस्ट्री टुक अप शेप इन द 18th सेंचुरी। देखो 18वीं शताब्दी के आसपास आई है मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ठीक है, यूरोप आफ्टर ए फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिस्ट ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। डू यू नो, ऐसी एक देखो मिस्ट्री है, द आयरन पिलर। आयरन पिलर है जो नियर कुतुब मीनार, देखो ये आयरन पिलर है एक जो कि कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है, जो कुतुब मीनार है उसके नियर अबाउट है। तो आयरन पिलर की अभी इतनी क्या है कि मतलब ऐसी क्या विशेषता है कि जिसको आज हमें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुतुब मीनार डज नॉट कोरोड टिल इवन इट अबाउट 1600 ईयर्स ओल्ड। तो 1600 साल पुराना ये पिलर, आज तक इस पे क्या है कि जंग नहीं लगा, आज तक इस पे कोरिजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो आज तक जो इसके जो यहाँ के साइंटिस्ट है, अभी जो साइंटिस्ट है वो भी इस चीज का जो मिस्ट्री है उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन एक इसका रीजन ये था कि आज के जो साइंटिस्ट वो यही मानते हैं कि जो उनको एंशिएंट पीपल्स थे उनको पता लग गया था टेक्निक्स के बारे में, अलॉय की, व्हाट इज अलॉय, अलॉय होता क्या है। उनको पता था कि अगर आप दो मेटल को मिक्स कर दोगे तो कुछ जो सी एलिमेंट, जो एक नया मेटल मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर मिलेंगे। यानी हम किसी भी दो मेटल को अगर हम मिला दें तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को क्या है, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डेवलप कराना वो जानते थे। तो अलॉय की फॉर्मेशन से उन्होंने क्या किया, इस आयरन पिलर को डिस्कवर किया। माना जाता है कि जो इसकी डिस्कवरी में आयरन और फॉस्फोरस, आयरन और फॉस्फोरस इन दोनों की एक कंपोजिशन यूज की गई, एक लेयर यूज की गई थी आयरन की और फॉस्फोरस की। लेकिन वो कंपोजिशन क्या थी, उस कंपोजिशन के बारे में भी अभी तक क्या है कि कोई आइडिया नहीं है। कंपोजिशन क्या थी, तो वो भी एक मिस्ट्री ही है। तो मैंने बताया ना, केमिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर नहीं मिल पाते तो वो एक रहस्य ही रह जाते हैं। They mix the exact amount of phosphorus with iron metal, and even we don't know till what was that exact amount of phosphorus. So chemistry behind this pillar is still a mystery. In ancient India, chemistry was called Rasayan Shastra, Rashanatra, Rashkriya और रस विद्या। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। देखो एंशियंट इंडिया है तो उसको मेटलर्जी के बारे में भी पता था कि मेटलर्जी प्रोसेस क्या होती है। देखो मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक जब मेटल्स है उनका मिक्सचर होता है, या मेटल अपने ओर्स में प्रेजेंट है। देखो मेटल अपनी इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट है, अपने ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट है, तो उस ऑक्साइड से मेटल को फाइंड आउट करना, ठीक है, मेटल को फाइंड आउट करना उसकी इम्प्योरिटी से, वो एक प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। तो मेडिसिन के बारे में पता था, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स के बारे में पता था, ग्लास के बारे में पता था, डाई के बारे में पता था, एटसेट्रा एंशिएंट इंडियंस को। सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशंस, जो एग्जीक्यूशन यानी जो स्टडी की गई है मोहनजोदारो में, इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब, प्रूफ दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। मतलब क्या कि हड़प्पा और सिंध और मोहनजोदारो के जो डिफरेंट साइट्स को जब स्टडी किया गया तो वहां पे ही ऑलरेडी पता है कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स सो दैट बेक्ड ब्रिक्स, जो बेक्ड ब्रिक्स है वो यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन वर्क में, यानी पकी पकाई ईंट। पकी पकाई ईंट यानी अगर ब्रिक्स मिले हैं यानी कि तो उनसे रिलेटेड जो पोट्रीज है या फिर जो बड़े बड़े ओन्स है तो उनकी भी डिस्कवरी वहां पे हो चुकी थी। इट शो दैट द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री के बारे में पता चला है कि मतलब पोट्री यानी पोटन क्या होती है, देखो मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन बोल सकते थे आप, विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, जो कि अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस में भी यूज किए गए थे। इन विच मटेरियल वर मिक्सड, जहाँ पे मटेरियल यानी जो केमिस्ट्री के जो केमिकल्स थे उनको मिक्स किया जाता था, उनको मोल्ड किया जाता था यानी शेप दिया जाता था, एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटीज। तो इन सभी टेक्निक्स के बारे में, इन सभी टेक्निक्स के बारे में पहले ही एंशिएंट पीपल्स को पता था। रिमेन्स ऑफ ग्लेज पोएट्री, देखो ग्लेज पोएट्री में क्या होता है कि जो जैसे आपने मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन बनाए हैं, ठीक है, तो उसको ग्लेजिंग करना। ग्लेजिंग क्या होती है, ग्लेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में इस बर्तन को कुछ इस टाइप से शेपिंग दी जाती थी या इस टाइप से इसको लेयरिंग लगाई जाती थी, इसको कवर किया जाता था ताकि इसमें जो हम लिक्विड यूज करें, जो इसमें हम लिक्विड है, कोई मटेरियल है, अगर हम इसमें पोर आउट कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं कोई लिक्विड, तो वो बाहर ना निकले, छोटे छोटे पोर्स होल्स थे। सो पोर्स होल्स को बंद करना ग्लेजिंग कहलाता है, एक लेयरिंग लगा देना ताकि हम उसमें लिक्विड भी यूज कर सके। तो ग्लेजिंग करना यानी कुछ उसको कलरफुल बनाना। ग्लेजिंग पोट्री हैव बीन फाइंड इन मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में ये ग्लेजिंग पोट्री के भी रिमेन्स मिले हैं, टुकड़े अवशेष मिले हैं। जिप्सम सीमेंट का यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन वर्क में। देखो जिप्सम जिसके बारे में आज हम बात करते हैं, जो पीओपी से बनता है, राइट, तो जिप्सम। इट कंटेन्स लाइम, जो कि क्या कंटेन करता था, लाइम कंटेन करता था, सैंड, रेत, एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ अवशेष वो लेता था। हरप्पन मेड्स फैंस, फैंस बनाते थे, ए शॉर्ट ऑफ ग्लास विच वाज यूज्ड इन द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो जो फैंस होते हैं ये मतलब क्या कि छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स बोल सकते हो, यानी जिसको क्या कि डेकोरेटिव मटेरियल्स बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो आज के टाइम में, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स के लिए डेकोरेटिव मटेरियल्स भी इनको हड़प्पन्स को पता था कि जो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे लोग, तो उनको पता था कि ये जो ग्लास से कंच से बनी हुई क्या कि डेकोरेटिव चीजें उनको बनानी आती थी। दे मेल्टेड एंड फोग्ड ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। उन्होंने मेल्ट करना सीख लिया था और फोर्ज, और उनको शेप में देना भी सीख लिया था, मेल्ट करके उनको एक शेप देना एक वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, यानी जैसे मेटल है, मेटल को मेल्ट करना उनको आ गया था,
सिल्वर को, गोल्ड को, कॉपर से उनसे बने बर्तन बनाना या उनसे ऑर्नामेंट्स बनाना, तो वो सभी उन चीजों के बारे में उनको पता था। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर, उन्होंने कॉपर की हार्डनेस के बारे में को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। देखो कॉपर की हार्डनेस, कॉपर क्या एक सॉफ्ट मेटल है, लेकिन उन्होंने उसको हार्ड कैसे किया, बाय मिक्स किया। फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टीन एंड अर्जेनिक, तो टीन और अर्जेनिक को उसने कॉपर के साथ एक फिक्स रेशियो में मिक्स करना स्टार्ट किया, यानी उनको रेशियो तक भी पता था कि इस मेटल में ये मेटल इतना ही परसेंट क्या कि मिक्स हो पाएगा, ठीक है, या इतना मिक्स होने से इसकी प्रॉपर्टी में इतने चेंजेस आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एंशियंट लोग थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स, जो ग्लास के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वर फाउंड इन द मास्की इन साउथ इंडिया about 1000 to 900 BCE, and Hastinapur and Takshila in North India about 1000 to 200 BCE. Glass and glazes were colored by the addition of coloring agents like metal oxides. देखो जो ये ग्लास से बने ऑब्जेक्ट्स थे या जो ग्लेजेस थे, ठीक है, जो यूज किए जाते थे कलरिंग एजेंट, यानी उनको कलर के बारे में भी पता था, और वो कलर मेटल ऑक्साइड से बने होते थे। तो मेटल ऑक्साइड की जो यानी कलरिंग एजेंट के बारे में भी उनको पता था, मेटल्स के बारे में उनको पता था। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को कैसे सॉफ्ट किया जा सकता है, एंड डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन को डाई कैसे किया जा सकता है, वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 टू 400 BCE। तो 1000 से 400 BCE के टाइम पे कॉटन को डाई करना, और ऋग्वेद में ये बताया गया है कि ऋग्वेद में बताया गया है कि टैनिंग ऑफ लेदर और डाई ऑफ कॉटन कैसे किया जाता था। The golden gloss of the black Polish way of northern India could not be replicated and is still a chemical mystery। तो देखो केमिस्ट्री में बताना कि मिस्ट्री भी है। तो गोल्डन ग्लोस, एक ब्लैक कलर में जो चमक आती है, गोल्डन ग्लोस आती है, गोल्डन ग्लोस ऑफ द ब्लैक पॉलिश, तो वो आज तक भी क्या है कि नॉर्थन इंडिया में जो वो ब्लैक कलर में जो पॉलिश है, गोल्डन ग्लोस है, ठीक है, उसके बारे में भी आज तक एक मिस्ट्री ही है, उसका रहस्य हमें अभी तक नहीं पता। दीज वर इंडिकेटेड द मिस्ट्री विद विच द किलिंग टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी। देखो प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सी कौन बताता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, राइट। The Charak Samhita. The Charak Samhita mention ancient Indians who know how to prepare sulfuric acid। देखो जो चरक संहिता बुक है, उस बुक में ऑलरेडी ये चीज बताई गई है, चरक संहिता में, कि जो एंशियंट पीपल्स थे उनको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी पता था कि सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्कवरी आप कैसे कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, HNO3, एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के ऑक्साइड्स या फिर टीन के ऑक्साइड्स आप कैसे बना सकते हो, टीन के ऑक्साइड्स या फिर जिंक के, एंड सल्फेट्स ऑफ सल्फेट कैसे बना सकते हो आप कॉपर का, लाइक कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक एंड आयरन सल्फेट एंड कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स के बारे में उनको पता था। रसोपनिषद एक बुक का नाम है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर, देखो गन पाउडर के मिक्सचर के बारे में भी उनको पता था, यानी रसोपनिषद जो बुक है उसमें इस चीज के बारे में बताया गया है। तमिल टेक्स्ट, जो तमिल के टेक्स्ट मिले हैं, आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स। देखो फायरवर्क्स, जो फायरवर्क्स यूज किए जाते हैं, फायर क्रैकर्स जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में, यानी यूजिंग सल्फर, चारकोल या साल्ट पेटर, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है, मर्करी एंड कैम्फर, तो इन सब चीजों के बारे में भी हमें तमिल के जो उपनिषद है उनसे इनकी नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो नागा अर्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, नागा अर्जुन एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे। He was a reputed chemist, वो एक reputed chemist थे। An alchemist and a metallurgist, मेटलर्जी बताया ना मैंने अभी, क्या होता है मेटलर्जी, यानी जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का वे है, ठीक है, उसकी इम्प्योरिटी से। His work रश रत्नाकर, जो नागार्जुन थे उनकी जो बुक्स थी ये रश रत्नाकर डील्स करती थी विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड्स, यानी कि मेटलर्जिकल में मर्करी के जो कंपाउंड्स है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डील्स करती थी। ही आल्सो डिस्कस मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड कॉपर। ए बुक रशरनवम appeared around 800 CE. It discussed the use of various furnaces, जो फर्नेस भट्टियों के बारे में बताती थी, ovens के बारे में बताती थी, and crucibles for different purpose. It described method by which metal could be identified by the flame color। देखो
आज भी हम ये जो टेक्निक्स है मेटल और फ्लेम कलर, ये टेक्निक्स आज भी हम यूज करते हैं। देखो आपके पास क्या कि कोई सैंपल जो मिलता है, यानी कोई एक्सट्रैक्शन के लिए कोई मेटल आता है, मेटल के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए कोई सैंपल आता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अधिक मेटल्स है, राइट। तो उसके एक्सट्रैक्शन से पहले हम फ्लेम कलर से इस टेक्निक का यूज करते हैं कि उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक जो मेटल है वो फ्लेम पे जब उसको बर्निंग होगी तो वो डिफरेंट फ्लेम कलर्स देता है, राइट। तो फ्लेम कलर के बारे में भी, यानी मेटल के फ्लेम कलर के बारे में भी एंशिएंट के जो पीपल्स थे उनको पता था, ठीक है। चक्रपाणी डिस्कवर्ड द मर्करी सल्फाइड्स, इन्होंने जो चक्रपाणी था इन्होंने मर्करी सल्फाइड्स के बारे में डिस्कवरी की थी। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप आल्सो गोज टू हिम, जो सोप की, साबुन की जो डिस्कवरी थी वो भी इन्होंने ही की थी। ही यूज मस्टर्ड ऑयल, उन्होंने सरसों का तेल एंड सम एल्कली, कुछ बेस यूज किए थे एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। इंडियन बिगेन मेकिंग सोप इन द 18th century CE. Oil of Iranda and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap. तो जो साबुन की डिस्कवरी है वो भी इंडिया में पहले ही हो चुकी थी अबाउट, ठीक है। ए नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, ए नंबर ऑफ क्लासिकल, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट हमें मिलते हैं, बुक्स मिलती है, लाइक अर्थ वेद है हमारे पास जो 1000 BC में लिखा गया। मेंशन सम डाई स्टफ, तो वो कुछ डाई के बारे में भी बात करता है। द मटेरियल यूज्ड वर, जो मटेरियल यूज किए गए थे वह टर्मरिक जैसे हल्दी है, मैडो है, सनफ्लावर और पिमेंट्स, कोकनिकल्स एंड लैक्स। सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टीज वर कैम्प्लिका, पटिंगा एंड जाटुका। तो इन सब के, यानी जो डाई, यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि जो एंशिएंट पीपल्स थे उनको, जो एंशिएंट पीपल थे उनको डाई के बारे में भी अच्छी नॉलेज थी। देखो उनको डाई के बारे में भी अच्छी नॉलेज थी, उनको कलरिंग एजेंट्स के बारे में भी अच्छी नॉलेज थी, उनको मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में भी पता था, ठीक है। उनको क्या है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में भी पता था। उसके बाद देखो वर्म हिर ब्रिट संहिता गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, तो परफ्यूम के बारे में भी उनको नॉलेज थी, परफ्यूम्स थे, कॉस्मेटिक्स के आर्टिकल्स थे, ठीक है। जो चरक संहिता था, ठीक है, उस बुक्स में भी क्या कि बहुत सा, जो चरक संहिता है, संहिता, वो बहुत ओल्डेस्ट बुक है, आयुर्वेद है, ठीक है। तो रेसिपी फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से कैसे जो हेयर डाई है वो कैसे डेवलप करनी, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी, उस चीज़ की नॉलेज थी। लाइक इंडिगो, इंडिगो जो नील की खेती थी, ठीक है, नील की खेती, तो उसके बारे में उन्हें नॉलेज थी। मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ श्योर राइस ग्रूल, ठीक है। गंधा यूकली डिस्क्राइब रेसिपी फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स, बोथ बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टैल्कम पाउडर्स, तो इन सब के बारे में भी नॉलेज थी। पेपर, जो अखबार है, जो कागज है, वर नोन टू इंडिया इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में क्या कि पेपर के बारे में इंडियंस को पता लग गया था। एन अकाउंट ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर आई टेस्टिंग डिस्क्राइब्स एग्जीक्यूशन एट टक्सिला, टक्सिला में जो एग्जीक्यूशन यानी साइट की स्टडी के बाद हमें पता चला है, इंडिकेट करते हैं दैट इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th century, जो इंक है वो लगभग 4th यानी 4वीं शताब्दी से इंक का यूज टक्सिला में हो रहा है। कलर ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम द चौक, रेड, लेड एंड मिनिमा। चार्क संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेद एपिक ऑफ द इंडिया, जो चार्क संहिता था सबसे ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक है इंडिया का। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, इसके अंदर जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसके बारे में स्टडी किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, उनके इलाज के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल, यानी पार्टिकल मेटल का जो साइज है उसको स्मॉल करके और उसकी स्टडी करना, मेटल का जो साइज है उसको स्मॉल करके उसकी स्टडी करना, इट्स कॉल्ड अ नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको क्या बोला जाता है, क्लियरली डिस्कस इन द चर्क संहिता। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज द नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज तक क्या कि साइंटिस्ट उसको डिस्कवर ही कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी इनको पता था। चर्क संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्म, जो मेटल्स की भस्म जैसे सोना भस्म या चांदी की भस्म, तो उसके बारे में भी इनको पता था, मेटल्स के बारे में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नाउअडेज इट हैज बीन प्रूव दैट भस्म हैव ए नैनो पार्टिकल ऑफ द मेटल्स, तो वो भस्म एक नैनो पार्टिकल ही है किसी भी मेटल्स का।
द कंसेप्ट ऑफ दैट मैटर इज अल्टीमेटली, हाँ एक जो इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको बताई थी या बताने वाला था कि मतलब जो मैटर के बारे में, सबसे पहले देखो मैटर के बारे में हमें जो आज तक पढ़ाया जाता है कि वो हमें डेल्टन है, जो डेल्टन ने मैटर की डिस्कवरी की थी, कि डेल्टन डिस्कवर्ड अबाउट द एटम, इट्स थ्योरी नोन एज द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि डेल्टन ने एटम्स के बारे में सबसे पहले मैं बताता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। द कंसेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स अपेयर्ड इन इंडिया ए फ्यू सेंचुरी, एक फ्यू सेंचुरी पहले आ चुका था एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन। आचार्य कन्नड़, देखो आचार्य कन्नड़ एक साइंटिस्ट थे, या फिर मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे आचार्य थे कन्नड़, जो कि सांस्कृतिक थे ऋषि, ठीक है। तो बोर्न इन 600 BCE, ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप, ठीक है, वॉज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड परमाणु comparable to atoms. He authored the next वैशिका सूत्रस। देखो उसने क्या कि जो आचार्य कन्नड़ थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैटर है उसको अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट करें तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे, उनको नाम दिया था परमाणु, और उन्हीं परमाणु को डेल्टन ने नेम दिया था एटम, ठीक है। क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्टिकल, देखो इंडिविजुअल पार्टिकल ही बोला था, आचार्य कन्नड़ ने भी बोला था कि ये पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को डिवाइड किया जाता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में ही है, ठीक है। और ऐसे ही बात, यही बात बोली थी डेल्टन्स ने भी। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेटेड फॉर्म अ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स परमाणु। तो आचार्य कन्नड़ के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी सब्सटेंस है वो एग्रीगेट यानी फॉर्म्स करके बने हुए हैं, वो बने हुए हैं स्मॉलर यूनिट से। वो स्मॉलर यूनिट्स क्या है एक्चुअली, एटम्स परमाणु, विच आर एटर्नल, जो कि क्या है कभी मतलब क्या कि खत्म ना होने लायक, इनडिस्ट्रक्टेबल जिसको ना ही बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता, स्फेरिकल है जो क्या है गोल है, ठीक है, एंड सुप्रेंसिबल जिसको दबाया नहीं जा सकता, एंड इन मोशन वो मोशन में रहती है हमेशा इन द ओरिजिनल स्टेट। ही एक्सप्लेन दैट दिस इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गेन्स। कर्नड एडिड दैट देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम दैट आर डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लास ऑफ सब्सटेंस। तो कन्नड़ ने बताया कि बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, या बहुत सारे सब्सटेंस है, उन सभी सब्सटेंस के जो एटम्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, यानी जो एटम जो सब्सटेंस बने हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए हैं, और उन सब के लिए जो एटम्स है वो भी डिफरेंट ही है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस एक हमारे लिए मैटर है, जो कि जो फॉस्फोरस टाइप का ही एटम होंगे, उन्हीं फॉस्फोरस के एटम को मिला के एक फॉस्फोरस एलिमेंट बनेगा। यानी जो फॉस्फोरस एलिमेंट है उसको बनाने के लिए, यानी उस एलिमेंट को बनाने के लिए जो परमाणु लगे हैं वो जितने भी परमाणु सारे सेम ही टाइप के परमाणु होंगे, और वही सारे सेम टाइप के परमाणु एक एलिमेंट बनाएंगे। यानी कि जो सेम छोटे छोटे टाइप के जो एटम्स है वो मिलके एक एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी ये सारे के सारे क्या आएंगे, सेम एटम्स बनेंगे, और ये सारे सेम एटम्स एक सेम टाइप का एलिमेंट्स बनाएंगे। अगर क्या कि कोई डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट है वो कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो आचार्य कन्नड़ ने इन सब चीज के बारे में हमें पहले ही ऑलरेडी बता दिया था। तो दिस थ्योरी अराउंड द 2500 ईयर बिफोर जॉन डेल्टन की जो थ्योरी थी वो अबाउट इस टाइप की थी। 1766 से 1844 का ये टाइम है जॉन डॉल्टन का। तो इससे पहले यानी लगभग 2500 साल पहले जो आचार्य कन्नड़ थे उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बता दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी आगे आता हूँ, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की बात करता हूँ, तो देखो इट टुक अबाउट 100 to 150 years for Indians to learn and adopt new techniques। लगभग 100 से 150 साल लग चुके थे कि इंडियंस को नई टेक्निक समझने में। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट्स पॉर्ड इन, तो इस टाइम के अंतर्गत ठीक है, जो फॉरेनर प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए थे। एज ए रिजल्ट जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी ग्रेजुअली डिक्लाइन, वो तब तक क्या की दबाई जा चुकी थी। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो यूज करते हैं या की जाती थी अर्थवेद के अकॉर्डिंग या चरक संहिता के अकॉर्डिंग या पुराने उपनिवेश के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनको दबा दिया गया था। तो मॉडर्न साइंस appeared in India scene and the latter part of the 19th century। तो लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्टार्टिंग के पार्ट में जो मॉडर्न साइंस थी वो आई थी।
बाय द मिड 19th सेंचुरी, लगभग 1900 शताब्दी के बीच में यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टिंग कमिंग टू इंडिया, जो यूरोप के जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हुए थे और मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री थी वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, properties and interaction of matter and is of much use of human beings in daily life. These aspects can be the best described and understood in terms of basic constituent of matter that are atom and molecules. That is why chemistry is also called the science of atom and molecules. So this is all about the chemistry and discovery of chemistry and development of chemistry, कि chemistry की कैसे डिस्कवरी हुई। तो जो आपने अभी तक क्या सीखा है कि जो chemistry की डिस्कवरी है या फिर जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी है वो जनरली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो जनरली स्टार्ट हुई थी आपकी फिलोसफर स्टोन से। तो फिलोसफर स्टोन से ही क्या कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें पता लगना स्टार्ट हुआ था, या फिर टेक्निक्स के बारे में हमें पता लगना स्टार्ट हुआ था। देखो, जो एंशियंट पीपल्स थे वो इस फिलोसफर स्टोन के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने जानने के लिए क्या की कोशिश की, इसको बनाने की, उसको फाइंड आउट करने की, और उसी फाइंड आउट करने या उसको बनाने के रास्ते में ही उनको बहुत सारे नए एलिमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में पता चला। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई कमी है या फिर कोई एरर है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।